नई रोशनी को भर के हम मुट्ठी में लेके आए हैं, हर घर पे रोशनी लहके सपना पूरा हो पाया है। नई पौध को दिए हमने हक आसमां पे लहलहाने का, कहीं सोच से भी ज्यादा पाया खुद को भी आजमाने का। छेड़ी है अब लड़ाई हक की उसे, जीत उसमें भी पानी है, हर नम आँख में नई रोशनी अब लानी है। नई मंजिलें पाई हमने, नया रास्ता बनाया है, अब आसमां पे जाने का सबको जुनून छाया है। नमस्कार, मेरे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। मैं हूं मुस्कान अबीर और आप देख रहे हैं टीवी 100। धुआं धुआं यूक्रेन, 3000 टैंकों से रूसी हमला किया गया है। राष्ट्रपति ट्रंप और जेलेंस्की को जरा भी अंदाजा नहीं था कि कीव से लेकर ओडेसा तक 500 ड्रोन हमले किए जाएंगे। यूक्रेन को भारी पड़ा बेलग्राद हमला, 86% जीता रूस, तो वहीं 14% यूक्रेन हार गया है। पुतिन ने दिया हमले तेज करने के आदेश। राष्ट्रपति ट्रंप और जेलेंस्की को जरा भी इस चीज का अंदाजा नहीं था कि राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन पर 3000 टैंकों से एक साथ हमला करवा सकते हैं। वॉर जोन से बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जिसमें दावा किया गया है कि यूक्रेन के 4 बड़े इलाकों पर जमीनी कब्जा के लिए रूस ने टैंकों की बारिश कर दी और फौजों को उतार दिया। हैरानी की बात तो यह है कि रूस ने सऊदी अरब में शांति वार्ता से महज 12 घंटे पहले ही यूक्रेन की राजधानी कीव से लेकर ओडेसा तक 500 ड्रोन हमले किए। यूक्रेन के वॉर एक्सपर्ट्स ने साफ चेतावनी दी है कि अगर तुरंत रूस हमले नहीं रुके तो फिर पुतिन पूरे यूक्रेन पर कब्जा कर सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस और यूक्रेन युद्ध रुकवाने की दिशा में प्रयासरत है। इसे लेकर कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक यहां पर कोई भी हल नहीं निकल पाया। सतही तौर पर कुछ भी तय नहीं हो पाया है। ऐसे में मिडिल ईस्ट में अमेरिका के विशेष राजदूत स्टीव विटकॉफ ने दोनों राष्ट्रों के बीच पीस प्लान में आ रही सबसे बड़ी अड़चन पर बात की। यूक्रेन के 4 इलाकों दोनेत्स्क, लुहांस्क और ज़ेपोरिज़िया और साथ ही साथ खेरसाव को रूस में मिलाने के लिए क्रेमलिन ने जनमत संग्रह करवाया था, जिसे यूक्रेन और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने खारिज किया था। इससे पहले सऊदी अरब में यूक्रेन और अमेरिका के बीच सीज़फायर को लेकर सहमति बनी थी। इसके बाद अमेरिका ने 30 दिनों के सीज़फायर का ये प्लान रूस को भेजा था, पर पुतिन के ढीले रवैये के मद्देनजर राष्ट्रपति ट्रंप ने उन्हें 2 टूक वार्निंग भी दी थी। ट्रंप ने पुतिन को चेताते हुए कहा था कि अगर रूस यूक्रेन के खिलाफ जंग जारी रखता है तो उसे इसके सख्त परिणाम भुगतने होंगे, उसे इसका आर्थिक खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। हम कुछ ऐसे कदम उठा सकते हैं जिससे उस पर नकारात्मक वित्तीय प्रभाव पड़ सकता है। ये रूस के लिए घातक होगा। मैं ऐसा नहीं चाहता हूं, क्योंकि मेरा मकसद शांति लाना है।
तो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हुए 139 हफ्ते हो गए हैं। इन सब के बीच बड़े बड़े देश इन दोनों देशों के बीच आए समझौते के लिए, जिसमें एक एग्जाम्पल हाल फिलहाल में ट्रंप की सरकार दोबारा आने के बाद ट्रंप ने कोशिश की और वार्ता भी हुई और 12 घंटे सऊदी अरब और रूस के बीच वार्ता हुई, लेकिन बातचीत नहीं बनी और उसके बाद रूस ने एक भारी हमला कर दिया, जिसके बाद कई सवाल उठते हैं कि क्या ये दोनों देश शांति चाहते हैं, रूस क्या चाहता है। हम चर्चा कर लेते हैं। टीपीएस त्यागी जी जो कि रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है टीपीएस त्यागी जी। अमित शंकर है, विदेशी मामलों के जानकार है, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है टीवी 100 में। सबसे पहले मैं टीपीएस त्यागी जी आपके पास आऊंगी। आपको याद होगा कि आपके साथ मेरी ही चर्चा हुई थी कि जब ट्रंप ने कहा था कि 24 घंटे के भीतर रूस और यूक्रेन के बीच शांति बहाल करने की पूरी कोशिश की जाएगी और सीज फायर का यहां पर सिर्फ 30 दिन के लिए मौका दिया था। आपने सही कहा था सर कि ये बड़ा है, ये बहुत दिन दिया जा रहा है रूस को, और देखिए वही हुआ, 3000 टैंकों से हमला कर दिया यूक्रेन पर। प्रतिक्रिया? देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हाँ 1945 में पर्ल हार्बर के ऊपर जापान ने अटैक किया और अमेरिका ओकिनावा में जापान में उसका पलटवार नहीं कर सका, तो पर्ल हार्बर के नुकसान को देखते हुए उन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर एटम बम ये कहकर डाला कि युद्ध बहुत लंबा खिंच चुका है, हम इसे खत्म करना चाहते हैं। हाँ। आज रशिया के जो लोग हैं वो पुतिन से चिल्ला चिल्ला कर ये कह रहे हैं कि अगर स्टालिन रहे होते तो अब तक उन्होंने न्यूक्लियर अटैक कर दिया होता। जो पर्ल हार्बर में अमेरिका नुकसान हुआ था उससे तो 100 गुना ज्यादा रशिया का नुकसान ऑलरेडी हो चुका है। आप एक्शन क्यों नहीं लेते? रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने अब तक बहुत धैर्य का परिचय दिया है। उन्होंने वार नहीं, उन्होंने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया था और उन्होंने रिहायशी इलाकों के अंदर अटैक नहीं किए। उन्होंने जो भी अटैक किए वो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर या एनर्जी इंस्टॉलेशंस के ऊपर अटैक किए, जबकि जेलेंस्की ने इस बात का 2-3 दफा उल्लंघन किया। अब सवाल ये उठता है कि अगर हम पुराना इतिहास देखें, एक तो ऐसा होता है कि आदमी को जाके झटके में मार दो, लेकिन रशिया इसमें यकीन नहीं करता। रशिया रेजिलियंस दिखाता है। हिटलर के केस में भी, नेपोलियन के केस में भी उसने 1 महीने के अंदर युद्ध खत्म नहीं किया, सालों साल युद्ध चला। जर्मनी के साथ में 1941 से शुरू हुआ, 1945 में खत्म हुआ। हालांकि बहुत कैजुअलिटीज हुई, यहाँ भी 3 साल गुजर चुके हैं, लेकिन जब दुश्मन परास्त थक जाता है तब अपनी रेजिलियंस दिखाता है रशिया, जो उसने अब दिखाई है। अब उसने पिछले उसने 6 घंटे में करीब 246 अटैक किए हैं ड्रोन के। इसके साथ साथ जो टैंक्स का इन्वेशन है वो एडिशन है, इसके साथ साथ मिसाइल से भी अटैक किए हैं। और कुर्स में तो एक किस्म से उसने यूक्रेन के सिपाहियों का कब्रिस्तान बना दिया है और वो अब कीव की तरफ बहुत तेज गति से मूव कर रहे हैं। बहुत मुमकिन है ये उस समय हुआ जब बड़े देश आगे आ रहे हैं और दोनों देशों के बीच समझौते की बात कर रहे हैं। अंदाजा भी नहीं होगा ट्रंप को और जेलेंस्की को कि रूस इतना बड़ा अटैक कर सकता है। आपके पास आऊंगे, मुझे लगता है अमित शंकर जी के पास जाना चाहिए, हमारे साथ जुड़े हैं। अमित शंकर जी, आप इसे कैसे देखते हैं कि जब आप भी थे उस दौरान जब बात हो रही थी, ट्रंप ने समझौते की बात की थी, तो इन सब के बीच जब इतना बड़ा अटैक रूस ने किया, ये कैसे देखें व्यवहारिक तौर पर? इसमें देखिए, लास्ट टाइम भी हमने जब चर्चा की थी तो मैं यही कह रहा था कि ये 1-on-1 वॉर नहीं है, ये रूस वर्सेस यूक्रेन की तो वॉर है, वो है ही। इसके साथ साथ इसमें और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जिसमें एनर्जी है, जिसमें ऑयल है, जिसमें गैस है, जिसमें नाटो है, जिसमें यूएस है, जिसमें भारत है। और ये युद्ध निर्णायक युद्ध होने वाला नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक साइड जीत जाएगी, दूसरी साइड हार जाएगी। ये जो युद्ध है ये दुनिया को 2 हिस्सों में बांटेगा और हम वर्ल्ड वॉर 3 की स्थिति के आसपास पहुंच जाएंगे, जहां पे कुछ देश रशिया के साथ होंगे और कुछ देश यूक्रेन के साथ होंगे। उसमें जो नाटो का क्या रोल होगा, उसमें यूरोप का क्या,
तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमको समझना होगा। बिल्कुल। और ये एक नई वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत है। ये आप देखेंगे कि आने वाले कुछ हफ्तों और महीनों में विश्व का जो पोलराइजेशन है वो इस युद्ध के आसपास होगा और वहां से एक नया वर्ल्ड ऑर्डर इमर्ज होगा। बिल्कुल। टीपीएस त्यागी जी, अब यहाँ पर देखिए, अमेरिका ने यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर रूस बाज नहीं आता तो बड़ा एक्शन लेंगे व्यापारिक तौर पर। तो अब जो ये रूस ने किया है यहाँ पर जब यूक्रेन पर हमला किया, तो क्या लगता है कि ट्रंप कोई बड़ा एक्शन ले सकते हैं? व्यापारिक तौर के ऊपर रशिया के ऊपर अब तक 200 से ज्यादा सैंक्शंस लगाए जा चुके हैं। हाँ। नतीजा ये हुआ कि रशिया का डिफेंस प्रोडक्शन पूरे नेटो के डिफेंस प्रोडक्शन से कई गुना ज्यादा तेज हो गया। रशिया की इकोनॉमी ज्यादा बढ़ गई और जिन्होंने सैंक्शंस लगाए थे उनकी इकोनॉमी डाउन चली गई। और मैं बिल्कुल सहमत हूँ अमित जी से कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा जी। इसका जन्म तब हो गया था जब पुतिन जाकर मिले थे शी जिनपिंग से बीजिंग में, और उसके बाद उन्होंने क्या कहा था कि हम दोनों की अनलिमिटेड फ्रेंडशिप तो है ही, ये तो पहले से है, लेकिन आज हम वी आर एंटरिंग इनटू ए न्यू इरा ऑफ पार्टनरशिप। क्या मतलब हुआ इसका कि इनटू ए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। उस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की परोक्ष या अपरोक्ष घोषणा कजान में, रशिया में जब कजान में ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ था उसमें हो गई थी, जिससे जनाब ट्रंप जी तिल मिला गए थे। तो कुल मिला के न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का तो प्रारंभ हो चुका है। अभी तक ये थोड़ा उठ के सामने नहीं आया है, लेकिन आगे आएगा। और अब इस युद्ध के अंदर हमको तो ऐसा लगता है कि रशिया इज गोइंग टू प्रूव इटसेल्फ that he is more competent and more stronger than Donald Trump. हाँ ठीक है, लेकिन एक बात नहीं समझ में आती कि 139 हफ्ते तक ये जंग जारी है और अब भी देखिए कोशिश की जा रही कि जंग खत्म हो, लेकिन ये दो देश हैं अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। अमित शंकर जी, मैं आपके पास आऊंगी कि इन दिनों में, जितने दिनों तक ये जंग चली है, तो कितना भारी नुकसान इन दोनों देशों को हुआ, इसी के साथ पूरे वर्ल्ड पर पड़ा है, कितना नकारात्मक असर पड़ा है? इसमें देखिए अमेरिका जैसा देश है ना, वो पूरे विश्व को एक बाजार की तरह ही देखता है। और चूंकि सारा जो विश्व है वो वहीं से सामान खरीदता है, चाहे नाइकी के जूते हो, चाहे आईफोन हो, चाहे आईपैड हो, और ये फहरिस्त बहुत ही लंबी है। लेकिन जो इसमें समझने वाली बात ये है कि दुनिया के बहुत सारे देश, चाइना, भारत, रशिया और भी बहुत छोटे देश हैं जो अमेरिका की सुप्रीमेसी और अमेरिका के डॉलर को मानने को तैयार नहीं है। आपने देखा होगा जब भारत और रूस के बीच में जब ऑयल की डील हुई थी तो भारत ने डॉलर का यूज ना करते हुए रुपए में पेमेंट की थी। और चीन की भी ये भरपूर कोशिश है कि जो वर्ल्ड ट्रेड होता है उसमें डॉलर का प्रयोग ना हो। अगर ये 3-4 बड़े देश, चीन, रशिया और भारत, ये एक बार लामबंद हो जाएं कि हम व्यापार में डॉलर का प्रयोग नहीं करेंगे, तो इसका बहुत बड़ा असर अमेरिका पे पड़ने वाला है। और चाइना, इंडिया और रशिया के बीच जो संबंध हैं वो ठीक होना शुरू हो चुके हैं। अगर आपने भारत का भी रुख चीन के प्रति देखा, जहाँ पे मोदी जी ने साफ कहा है कि हम चीन के साथ हैं, हम जी व्यापार बढ़ाएंगे और ये है और वो है। चीन के साथ बनते हुए संबंध भारत, रूस और चीन को एक ग्लोबल सुपर पावर के ट्रायो के रूप में स्थापित करेंगे, जो अमेरिका कभी नहीं होने देगा। ट्रंप बहुत शेकी विकेट पे पहले भी थे, आज ये और ज्यादा शेकी विकेट पे है, क्योंकि अगर अमेरिका और अमेरिकन को ये लगा कि अमेरिका का प्रभुत्व दुनिया से खत्म हो रहा है, वो ट्रंप के साथ कभी खड़े नहीं होंगे। और ट्रंप के सामने बहुत विकट चुनौती है कि वो कैसे अपनी सुप्रीमेसी का इस्तेमाल करते हुए इस युद्ध को रोक पाते हैं। और चूंकि इस पे ट्रंप बीच में है, इसीलिए मेरे हिसाब से पुतिन ये युद्ध कभी नहीं रोकेंगे। पुतिन इस युद्ध को खुद के टर्म्स पे, ना कि नाटो और ट्रंप के टर्म्स पे इसका युद्ध विराम करने को तैयार हो। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। यहाँ पर अमेरिका जो खुद को सुपीरियर
हर टाइम समझकर और आगे बढ़कर अपनी बयानबाजी के साथ और अपने सुझाव देने की कोशिश करता है। और इस मामले में भी फील्ड में सबसे आगे ट्रंप आए, लेकिन यहाँ पर कोशिश नाकाम होती हुई नजर आ रही है। टीपी त्यागी जी, मैं आपके पास आऊंगी कि क्या नाटो या पश्चिमी देश इस हमले के बाद कोई प्रतिक्रिया देंगे? वो तो प्रतिक्रिया पहले ही दे चुके हैं। हाँ, विद अमेरिका और विदाउट अमेरिका। हाँ, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, हाँ, उन्होंने, ब्रिटेन ने तो यहाँ तक कहा था यूक्रेन को कि हम तुम्हारा 100 साल तक साथ देंगे। यूरोपियन यूनियन ने यहाँ तक कहा था कि हम 2027 तक तुमको वेपन सप्लाई करेंगे। और अब जब से अमेरिका उनसे अलग होने की बात करने लगा है, तब से जो 3 देश हैं, पर्टिकुलरली फ्रांस, यूके और जर्मनी, ये तीनों तो खुल के सामने आ गए हैं कि जो विलिंग लोग हैं, यानी कि यूरोप के अंदर जो विलिंग कंट्रीज हैं, वो मिल जाए, एक मिनी नेटो बना ले और मिनी नेटो एक सेना का गठन कर ले, जो एक जॉइंट सेना होगी। और उस जॉइंट सेना के लोगों को, उनके सिपाहियों को, जितनी भी रशिया की वेस्टर्न बाउंड्री के ऊपर कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज में तैनात किया जाएगा। पोलैंड के अंदर एक जॉइंट डिफेंस सेंटर खोल भी दिया गया। लैटविया, लिथुनिया, एस्टोनिया में तैनाती बढ़ा दी गई। और ऐसी तैयारियां कर ली गई कि अगर कल को एटॉमिक युद्ध भी होता है तो हम सब उसके लिए तैयार हैं। ड्रैगन टीथ, बंकर्स और गाइडलाइन फॉर न्यूक्लियर अटैक वगैरह ये सब किए गए। नहीं, टीपी त्यागी जी, मेरा एक सवाल है। देखिए, अब यहाँ पर जब अमेरिका बीच में आया, रूस और यूक्रेन के बीच, तो दोनों ने कहीं ना कहीं सहमति भी भरी थी, बातचीत हुई थी, लेकिन कहां से ऐसे बातों में मिसकम्युनिकेशन आ रहा है कि दोनों एक दूसरे को नहीं रोक पा रहे हैं? रूस ने, हाँ, तो कौन सा देश नहीं चाह रहा कि ये इस युद्ध पर विराम लगे, या फिर जेलेंस्की को डाउन हो जाना चाहिए? जेलेंस्की को डाउन हो जाना चाहिए। जेलेंस्की नहीं चाह रहा, क्योंकि जैसे युद्ध खत्म होगा जेलेंस्की को मार दिया जाएगा। हाँ। जब वहां पे इलेक्शन होंगे जेलेंस्की को हटा दिया जाएगा। हाँ। जेलेंस्की नहीं चाह रहा। हाँ। और दूसरी बात, जो रशिया है, हाँ, वो रशिया ने अपनी कंडीशन पहले ही फिट कर दी है। जो एक तो उसने मान ही ली कि भाई हम जेलेंस्की को, यानी कि यूक्रेन को, नेटो में शामिल नहीं करेंगे। अब सवाल यहाँ से लॉजिकली उठता है कि ये लड़ाई शुरू क्यों हुई थी? यही तो थी ना कि भाई मेरे को नेटो में शामिल कर दिया जाए। रशिया मना कर रहा था, अमेरिका उकसा रहा था, लड़ाई शुरू हो गई। अब जब अमेरिका ने कह दिया कि तुमको नेटो में शामिल नहीं करेंगे, बात खत्म हो गई, तो जेलेंस्की को मान लेना चाहिए। बचा हुआ जो उसका थोड़ा बहुत देश है, उसको बचाए। किस तरह का स्टेटमेंट है? वहां मुझे ताज्जुब होता है कि या तो कोई ना कोई प्रतिबंध लगा रखा होगा, वरना यूक्रेन के लोग, जिनमें से उसने 50 लाख से ज्यादा को विस्थापित करवा दिया, कितने मरवा दिए, सेना खत्म हो गई, उन्हें विद्रोह करना चाहिए। व्हाट आर यू गेटिंग फ्रॉम दिस वॉर? अब तो हालत ये हो गई कि जो उसके न्यूक्लियर प्लांट है, उनको सब लोग लेने को तैयार है। जो उसके मिनरल्स है, उनकी बंदरगांठ करने को तैयार है। व्हाट जेलेंस्की इज गेटिंग? So by any stand of imagination and logic and reason, you will find that the center of mistake, the center of this problem is only one person, Zelensky, and the solution is only either surrender or assassination of Zelensky. This Correct. is one thing. बिल्कुल 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 सही बात की है। अमित शंकर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो अब की बात 3000 टैंकों से रूस ने हमला किया है यूक्रेन पर, तो कितना भारी नुकसान हुआ है यूक्रेन को? इसी के साथ कितनी बड़ी रणनीतिक जीत हुई है रूस की? इसमें देखिए, अब यूक्रेन के पास खोने को बहुत कुछ है नहीं। हाँ। उस छोटे से देश का जो नाश हुआ है ना, अगर आप जो वीडियो वहां से आए हैं वो देखें तो आपकी रूह कांप जाएगी। और जैसा जी कर्नल साहब ने कहा, वो बिल्कुल ठीक कहा। ये बात मैंने भी आपके शो पे कही थी कि जेलेंस्की को पता है युद्ध विराम जैसे ही होगा और जैसे ही वहां से मार्शल लॉ जी हटेगा, या तो वहां पे इलेक्शन होंगे जिसमें ये हार जाएंगे, या इनको फिर भी मार दिया जाएगा। ये युद्ध सिर्फ जेलेंस्की की जिद का नतीजा है और कुछ नहीं है। इस आदमी ने अपनी जिद और कुर्सी की चाहत के पीछे एक पूरे राष्ट्र को इसने खत्म कर दिया है। उस राष्ट्र को फिर से बनने में 100-200 साल लगेंगे कम से कम। और ये तो कोई बच्चा भी बता देगा कि अगर कभी फ्रंटल वॉर हुई तो यूक्रेन का और रशिया का कोई मुकाबला नहीं है।
अगर जी रशिया चाहे तो इस युद्ध को साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल आराम से खींच सकता है, और लेकिन यूक्रेन के पास वो सेना, वो साजो सामान नहीं है। और दूसरी बात है, तो अभी शंकर जी यहाँ पे रोकना चाहूंगी कि आपने कहा कि इतना मजबूत यूक्रेन नहीं है, तो यूक्रेन को कहाँ पर जाकर जुड़ जाना चाहिए जिससे उसे मजबूती आए? क्या अमेरिका को सपोर्ट करना चाहिए, या फिर बड़े देशों को आना चाहिए, या फिर वाकई जैसा कि ये रक्षा विशेषज्ञ टीपीएस त्यागी जी कह रहे हैं कि यहाँ पर कि यूक्रेन को झुक जाना चाहिए, जेलेंस्की को झुक जाना चाहिए, डाउन हो जाना चाहिए? रशिया की देखिए जो शर्त थी, उससे पहली शर्त तो ये थी कि नाटो का कोई देश मेरे सीमा के आसपास नहीं होगा। दूसरी शर्त थी कि नाटो या यूरोप यूक्रेन को हथियार नहीं देंगे। तो इसमें पुतिन की जो मांगे हैं वो बिल्कुल साफ है, इसमें कोई मतलब इफ एंड बट नहीं है। और अगर ज़ेलेंस्की थोड़े से भी समझदार होते तो वो इस बात को समझ जाते कि उनके पास बहुत ज्यादा चॉइसेस नहीं है, और यूरोप इनका इस्तेमाल कर रहा है खुद के स्वार्थ के लिए। और जब बात हद से ज्यादा बढ़ेगी, यूरोप अपने हाथ खींच लेगा, क्योंकि यूरोप के भी जो देश इनके साथ है, चाहे वो यूके हुआ या फ्रांस हुआ या जर्मनी हुआ, उनके भी आंतरिक हालात बहुत ज्यादा ठीक नहीं है। हाँ। तो ये जो नाटक कर रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, और हाँ। 20 साल तो यूरोप के ये जो बड़े देश हैं, ये इस हालत में नहीं है कि ये यूक्रेन को सपोर्ट करे। ये सिर्फ रशिया के साथ जो गैस और जो एनर्जी का इशू है उसको सॉर्ट करना जी चाहते हैं, और इन सब के बीच में यूएस जबरदस्ती घुस के अपनी सुप्रीमेसी को स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन इसमें अगर कोई नुकसान होगा वो सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन का, और थोड़ा बहुत जी रशिया का होगा। और ये बात राष्ट्र को समझनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि अगर ये युद्ध नहीं रुकता तो पूरे विश्व में बाहरी घातक उठाना पड़ सकता है विश्व भर को। ट्रम्प इज ट्राइंग टू बी द बिग डैडी, कि भाई देखो मैं तो बहुत बड़ा हूँ और बहुत पावरफुल हूँ, पूरी दुनिया मेरी बात सुनती है। और ट्रम्प ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये दुनिया मेरी बात सुन क्यों नहीं रही है। जैसा जी कर्नल साहब ने भी कहा, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार हो चुका है, और उस वर्ल्ड ऑर्डर में अमेरिका की जो पहली वैश्विक शक्ति थी उसको दुनिया उस नजर से अब दोबारा नहीं देखती है। और जो दुनिया के 2-3-4 देश हैं, चाहे भारत हो या चीन हो या रशिया हो, ये खुद को असर्ट करने के लिए तैयार है। और जिस दिन भारत, चाइना और रूस से मिलके अपने आप को ग्लोबल पटल पे असर्ट करेंगे, अमेरिका की हालत और कमजोर होगी। हाँ, ठीक है टीपीएस त्यागी जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, क्योंकि अमेरिका और सऊदी अरब अभी 12 घंटे पहले देखिए बातचीत हुई है, ये दोनों देश सामने आए ताकि युद्ध को रोका जा सके, लेकिन युद्ध अभी भी जारी है। और ये टैंकों से हमला करने, इसका मतलब ये है कि रूस जिस तरीके से अपने काम में आगे बढ़ रहा है, युद्ध में पूरी तरीके से यूक्रेन में कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, तो अगर यहाँ पर जेलेंस्की डाउन हो जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि रूस पूरी तरीके से हावी हो जाएगा यूक्रेन पर, फिर उसका कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। यही तो चाहता है रूस। ये बड़े देश कहते कुछ है, करते कुछ है। हाँ। जो ये ट्रम्प साहब जब टेलीफोन पे बात कर रहे थे पुतिन से, तो पुतिन ने इन्हें 1 घंटे इंतजार कराया था। उससे पहले दिन जो इनके विटकॉफ दूत थे, उन्हें 9 घंटे इंतजार कराया था। और जब बीच में किसी ने कहा कि ट्रम्प लाइन पर है, तो बोले ठीक है उन्हें इंतजार करने दो, उनका काम है ये। यानी कि ये बेइज्जती थी ट्रम्प की पुतिन के द्वारा। दूसरी बात, जब रशिया के अंदर, जब सऊदी अरेबिया के अंदर यूक्रेन ने हामी भर दी थी कॉम्प्रिहेंसिव टेम्परेरी सीज फायर की, कॉम्प्रिहेंसिव टेम्परेरी सीज फायर, रशिया के पुतिन ने मना कर दिया मतलब ट्रम्प की फिर बेइज्जती कर दी। फिर कहने लगे अच्छा भागते भूत की लंगोटी सही, तो उन्होंने एक एग्री कर लिया कि अच्छा एक दूसरे के एनर्जी स्ट्रक्चर्स के ऊपर हमला नहीं करेंगे। तो अब ट्रम्प को जो ये तकलीफ हुई, इसको वो कैसे दिखाए? उन्होंने ही फिर यूक्रेन को ये बताया कि रशिया को एक किस्म से जवाब देने के लिए, तब यूक्रेन ने रशिया के एंजल्स एयरफील्ड के ऊपर हमले किए, उनकी रिफाइनरी के ऊपर हमले करे, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी और एनर्जी स्ट्रक्चर्स के ऊपर भी। जब उसने हमले किए तो फिर रिटेलिएशन में रशिया ने भी किया। तो ये दिस टाइप ऑफ रस्साकशी इन बड़े लोगों में चलती है। और कुल मिला के बात ये है कि
ट्रम्प चाहते हैं कि शांति से समाधान हो ताकि उन्हें क्रेडिट मिले और वो नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट हो जाए। लेकिन रशिया इस समय कौन सा देश इस सिचुएशन में सुपीरियर है? इस समय रूस तो है, सर्टेनली रशिया। ये मैं कह रहा हूँ कि पूरी अमेरिका और यूरोप दोनों मिलकर लड़ रहे हैं ना जी 3 साल से। ये तो बेकार की बात है कि यूक्रेन लड़ रहा है। अमेरिका और यूरोप नेटो के 32 देश मिलकर लड़ रहे हैं। 2 देशों को तो उन्होंने वार टाइम में नेटो का मेंबर बना लिया, स्वीडन और फिनलैंड को। ये लड़ रहे 3 साल में हरा नहीं पाए। अब अगर अमेरिका हट जाता है तो क्या यूरोप बना लेगा उनको? सवाल ही नहीं उठता। और फिर रशिया ने अब तक अपने लीथर हथियारों का इस्तेमाल कहाँ किया है? उसने कहाँ पे इस्तेमाल किया है? यार्ड मिसाइल को, सरमट मिसाइल को, या आपने उस P8I न्यूक्लियर टॉर्पेडो को जो एक झटके में पूरे ब्रिटेन को खत्म कर सकता है, या आपने S-500 को, या आपने सैटेलाइट्स को, तो अभी तक तो इस्तेमाल नहीं किया थी। और ऑर्शनिक का उसने एक छोटा सा वो दिखाया था और ये कह दिया था कि दुनिया में जितने एयर डिफेंस सिस्टम है उन सबको लगा लो, लोकेशन तय कर लो, मैं ऑर्शनिक मिसाइल वहां डालता हूँ, आप अगर उसे रोक सको तो मुझे दिखा देना। कोई तो देश आगे आया नहीं, तो इसके बाद में भी कुछ समझने के लिए बाकी रहता है क्या? ये इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द पेशेंस ऑफ पुतिन। अदरवाइज अब तक तो ये स्थिति किसी और सिचुएशन में आ जानी थी। और फिर न भूले कि रशिया के पास डेड हैंड भी है। डेड हैंड यानी कि अगर रशिया के सारे कमांडर, सारे लोग मार दिए गए और न्यूक्लियर अटैक हो गया, उसके बाद भी डेड हैंड ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा। और जो उसकी न्यूक्लियर मिसाइल्स है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, वो साइलों से तैयार हो जाएंगी। ये आप अंदर की जानकारी दे रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अविशंकर जी, आपसे जवाब लेना चाहूंगी कि अभी जो हमला किया गया रूस की तरफ से यूक्रेन पर, तो क्या जवाबी कार्रवाई होनी चाहिए यूक्रेन की, और कितना कड़ी रणनीति होनी चाहिए ताकि इस हमले का मुकाबला यूक्रेन कर सके या फिर सरेंडर कर दें? देखिए, ये मैं बात बहुत देर से बोल रहा हूँ, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि ये जो हम लड़ाई देख रहे हैं ना, ये फ्रंटल वॉर नहीं है। ये एक शैडो फाइट है। और जैसा जी कर्नल साहब ने कहा, रशिया और यूक्रेन का तो कोई मैच है ही नहीं। ये तो रशिया जब तक चाहेगा ये इनके साथ, जैसे बिल्ली और चूहा खेलते हैं, तो बिल्ली चूहे को मारती नहीं है मुंह से। रोज कभी एक धीरे से मारती है पंजा, फिर उसके ऊपर रोल करती है, फिर मारती है, फिर रोल करती है। ये खेल 10, 15, 20 मिनट चलता है। तो ये कोई युद्ध नहीं है। ये एक जो नया वर्ल्ड ऑर्डर इमर्ज कर रहा है, उसमें अपने आप को स्थापित करने का प्रयास है और अमेरिका को विस्थापित करने का प्रयास है। और रशिया और यूक्रेन की सैन्य शक्ति के बारे में तो कोई बहस है ही नहीं। अगर जी रशिया ये सोच ले कि भाई मुझे आज दिन में 2 बजे तक मुझे इस युद्ध को समाप्त करना है और यूक्रेन को समाप्त करना है, तो ये युद्ध और यूक्रेन दोनों समाप्त हो जाएंगे, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। और इस बात का पता ट्रंप को और पूरे यूरोप को भी, जैसा कर्नल साहब ने कहा, ये युद्ध तो अमेरिका, पूरे यूरोप और रशिया के बीच में है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, टीपीएस त्यागी जी और अविशंकर जी, आप दोनों जुड़े। तो कंक्लूजन यही निकलता है कि जिस तरीके से यहाँ पर रूस अपना कड़ा रुख यूक्रेन पर अपना रहा है, तो ऐसे में अब जो बड़े देश इनके समझौते के बीच आ रहे हैं, उसका भी कोई सही परिणाम निकलकर सामने नहीं आ रहा। बस रूस की यही हठधर्मिता है कि वो यूक्रेन पे पूरी तरीके से काबिज हो सके। अब देखना यह है कि जेलेंस्की क्या कुछ कड़ा कदम उठाते या फिर रूस के आगे अपने घुटने टेक देंगे। ये इस युद्ध का क्या परिणाम होगा, इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए टीवी 100 के साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। अवंती हार्डवेयर एक ऐसा ब्रांड जो लाता है आपके घर में भरपूर शान। अवंती के लग्जरी प्रोडक्ट्स से बढ़ाएं आपके